हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार, आपने वीडियो में कमेंट किया और आप नित्य प्रति हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और आपको जितना विश्वास करके आप आएंगे उससे ज़्यादा दे जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि तैयारी व्यक्ति सब आता है करने के लिए तो चीज़ें उसे समझ में बहुत अच्छे से आती। कंटेंट कहाँ है कहाँ नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यूट्यूब भी व्यक्ति का एक धंधा हो चुका है दोस्तों। लेकिन इन सब से आगे बढ़ के हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ और कुछ बेहतर दे पाएँ, बस इसी उम्मीद से इस चैनल पे आई हूँ दोस्तों। आइए चलते हैं आज की पहली प्रश्नोत्तरी में। और आपने इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप पिछले 2 वीडियो अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं, कंटेंट है और आप प्रश्न को समझ रहे हैं, प्रश्न के सारे नेचर को समझ रहे हैं, फिर आप उसकी व्याख्या देख रहे हैं। और जो आपको वीडियो के पहले ही बताना चाहूँगी दोस्तों, आप अपने पास डायरी नोटपैड ज़रूर रखें, ताकि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसे नोट करके रखें। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तो तार सप्तक जब पूछेगा तो पहला सप्तक होगा, इसके बाद दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक। ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे ना, चौथे सप्तक में भी महिला जो कवित्री है, तीसरे में भी है, दूसरे में भी है, लेकिन तार सप्तक। अब कभी कभी ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जो है कि सप्तक को किस तरीके से किया गया है। तो आप देखेंगे ना, सात 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 कवियों का इसमें जोड़ा बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। और आप ये भी देखेंगे अज्ञेय द्वारा जो है कि इनके बारे में अच्छे से बात कीजिए, सप्तक के बारे में, जिसमें इन्होंने उस समय के जो प्रसिद्ध लेखक थे उनको एक एक सप्तक पे रखने का कार्य किया है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आप समझ जाएंगे। आप व्याख्या को देखिए। तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य का संग्रह है। ठीक है। आगे देखिए, अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का मंडल बनाया। देखिए 7 कवि हैं। ठीक है। इनका क्या बना था? एक मंडल बना था, जिसे क्या कहा था? तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। मतलब इन्हें एकत्रित भी किया, संकलन किया और संपादन किया। मतलब इनको समाज के बीच जो है इकट्ठा करके और उसे प्रेषित भी किया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में भी है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के इस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाएंगी, जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग। ठीक है। भाषा में भी और अनुभव में भी, समाज में उस समय क्या चल रहा है और आपकी भाषा कैसी है, सहज है। बहुत बहुत होते हैं तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो वहाँ पे पाठक समझ नहीं पाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। जैसे आपने आगे की एक कविता सुनी होगी, कलगी बाजरी की, तो वहाँ पे भी देखिए नए नए जो है कि नए प्रयोग किए गए हैं उपमानों का। वैसे ही तो प्रयोग का एक साथ करना ही कवि कर्म का सार्थक बनाता है। यदि आप कवि हैं तो आपके अंदर से कवि का वो भाव जागृत होना चाहिए, तब क्या होगा? कविता जो भी होगी सार्थक होगी। चलिए आगे चलते हैं। तार सप्तक में जगन्नाथ गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय सहित 7 कवि हैं। इनका एक मैंने ट्रिक बनाया है जो आप भी इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर मन प्रभु। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अ से अज्ञेय, ग से आप देखेंगे हो जाएंगे, कौन होंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध। और आप देखेंगे, आप आगे देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद म से आप देखेंगे माचवे, और प्र से देखेंगे प्रभाकर माचवे, और भू से देखेंगे तो आप जो है कि ये प्रभाकर माचवे हो गए। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल हो गए। ठीक है। नेमीचंद जैन, ना से नेमीचंद जैन। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं या तो अपनी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे चलिए। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध अ से, उसके बाद नेमीचंद जैन नौ से, और भारत भूषण अग्रवाल, और इसके बाद आप देखेंगे प्रभाकर माचवे प्र से, और गिरजा कुमार माथुर, इसके बाद
र से रामविलास शर्मा। ये कितने कवि हुए? 7 कवि। ठीक है। कविताएं संकलित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अज्ञे ने दूसरा सप्तक तथा तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। बाद में नामवर सिंह ने चौथा सप्तक भी प्रकाशित किया। कौन सा? अब ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो नामवर सिंह। आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी डायरी में। आइए आगे चलते हैं। तीसरा ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप एक बार अपना जो है कि स्थिरता से आप प्रश्नों को, सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना सीखेंगे ना, तो परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन तो वैसे भी सही हो जाएंगे, ना आते हुए भी। ठीक है, ये अपना ही एक्सपीरियंस है दोस्तों। देखिए, ध्यान दीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? अब आप बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए ठोस पढ़िए। चलिए देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब इनको देखिए कब निकला था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। हाँ, देखिए, विशेषांक के रूप में हुआ। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास था। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था। इसमें हिंदी साहित्य के काल को 11 अध्ययनों में बांटा गया था। एशिया महाद्वीप कितने में बांटा गया था? 11 में। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के काल का 11 अध्यायों में बांटा गया था। ठीक है, काल को तो याद रखिए। देखिए, एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान सबसे पुराना केंद्र है। आप सभी जानते हैं अनुसंधान का मतलब होता है खोजना। सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई। सोसाइटी का नाम पिछले 2 शताब्दी के दौरान कई बदलावों से गुजरा। सन 1984 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। कितने में? 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम बताइए। प्रश्न नया है दोस्तों। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं ना, पीजीटी में तो नहीं मान सकते, टीजीटी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार टीजीटी का जो पेपर हुआ था ना, तो पेपर में लोगों ने जिस लेवल से पढ़ाई की थी प्रीवियस ईयर पेपर, उनसे ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया था। ठीक, चलिए आइए देखिए। बाजार के के खिलाफ की लेखिका कौन है? तो कौन है? प्रभा खेतान। कौन है? प्रभा खेतान। ठीक है, चलिए अब एक बार आप देख लीजिए इनके जितने भी व्याख्या हैं फटाक से, फिर हम आगे चलते हैं। ये ध्यान दीजिए, बाजार के खिलाफ की लेखिका प्रभा खेतान है। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा, नारी विषयक कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदार। आप सभी जानते हैं प्रभा खेतान को। और फिगरेट नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 1966 ईस्वी से 1976 तक चमड़े तथा सिलाए वस्त्रों की निर्यात अपनी कंपनी न्यू हो राइजन लिमिटेड की प्रबंध निर्देशिका क्या थी? देखिए, प्रबंध निर्देशिका थी, मतलब मैनेजर थी। हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवित्री तथा नारीवादी चिंतन एवं समाज सेविका। कैसी थी प्रभा खेतान? समाज की सेवा करने वाली महिला थी। इन्हें कलकत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एकमात्र महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की सदस्य भी हैं। ठीक है, आगे चलिए। डॉक्टर प्रभा खेतान के साहित्य में स्त्री यंत्रणा को आसानी से देखा जा सकता है। बंगाली स्त्रियों के बहाने इन्होंने स्त्री जीवन में काफ़ी बारीकी से झांकने का बखूबी प्रयास किया। आपने कई निबंध भी लिखे डॉक्टर प्रभा खेतान को, जहां स्त्रीवादी चिंतन होने का गौरव प्राप्त हुआ, वहीं वे स्त्री चेतना के कार्यों में सक्रिय रूप से भी आप हिंसा
लेती रही, हिस्सा लेती रही। उन्हें प्रतिभाशाली महिला पुरस्कार और टॉप पर्सनैलिटी अवार्ड भी मिला है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही, ये ज़रूरी नहीं जो प्रश्न आए हैं वही आएंगे, लेकिन इनकी व्याख्या से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ये मेरा मानना है और दावा भी आप मान सकते हैं। ठीक है। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थापक पंडित राहुल संकृत्यान पुरस्कार राष्ट्रपति ने उन्हें अपने हाथों से प्रदान किया था। ठीक, आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। भरत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में अशुद्ध है। लोल्लट, शंकुक, मम्मट, भट्टनायक। तो कौन सा नहीं है भाई, अशुद्ध है, ये नहीं है, आप सभी जानते हैं, मम्मट। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में मम्मट का नाम अशुद्ध। गलत है, क्योंकि भारत के रससूत्र के 4 व्याख्याकार हैं लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का क्या है, ठीक है, अब आप कमेंट कीजिए अभिनवगुप्त ने किसकी रचना की थी। जिन्होंने रस सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत रखा था। अभिनवगुप्त ने कौन सा मत रखा था, देखिए। भट्ट लोल्लट ने रस का भोक्ता, वास्तविक, रामादि एवं नट को माना, रस की स्थिति मूल पात्रों में माना है। ठीक है। शंकुक ने इस विवेचन में चित्त तुरंग, ये पूछा गया प्रश्न है टीजीटी का, की संकल्पना की। इसे सामाजिक नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा प्रश्न को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छे से और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को समझ पाएँ। देखिए, आप ध्यान दीजिए। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम दर्शक सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया तथा काव्य की 3 क्रियाएं मानी, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। अभिनवगुप्त ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या की। उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से संस्कार के रूप में पहले से ही विद्यमान रहता है। जो उन्होंने बताया है ना कि जब व्यक्ति के अंदर भाव है, जैसी परिस्थितियां आएंगी वैसे ही भाव जागृत हो जाएगा। तो इनका अभिनवगुप्त का जो भाव माना इन्होंने, यही सर्वमान्य था। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग किस कवि की रचना है, तो तुलसीदास। इजी प्रश्न है। चलिए, गोरख जगायो जो भगति भगाए लोग तुलसीदास की पंक्ति है। गोरख जगाए जो भगति भगाए लोग का प्रसंग कालिदास। देखिए, यहाँ से आपको देखने की जरूरत है। कलिकाल वर्णन, कलिकाल वर्णन है जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं कि वर्ण धर्म तथा सब आश्रम के लोगों ने अपना स्थान पद छोड़ दिया, डर से चकित होकर परावना मतलब भाग गई, सी पड़ी। काम, उपासना, भक्ति, ज्ञान की बुरी इच्छाओं ने कर्म आदि का नाश किया। ठीक है, आगे देखेंगे। कवितावली, कवित्व रामायण तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। वली वली इनकी रचना में, जहाँ पे वली वली आएगा आप समझ लीजिएगा कि ये ब्रज भाषा में रचित ये रचना इनकी है, जहाँ पे वली शब्द लगा होगा। ये ट्रिक ही आप समझिए, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं अवधी भाषा में की। ये ऐसे इकलौते कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलिए। तो आप देखेंगे मुक्तक काव्य है, यह 7 कांडों में विभक्त है। 325 कवित्व छंदों का राम कथा है। उपरोक्त पंक्तियां इसी काव्य से हैं। ठीक है, और यहीं से वो कवितावली की ये पंक्ति है, गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग। 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा आप इस पे विचार करें। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेची क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कालरीज ऑन द इमेजिंग। तो आप जानते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है, सैमुअल टेलर कालरीज की, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड की रचना नहीं है, अपितु यह रचना सैमुअल टेलर कालरीज की है। सैमुअल टेलर कालरीज एक अंग्रेज कवि, दार्शनिक, रोमांस लेखक थे, जिन्होंने अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, ये दोनों दोस्त भी थे, भी प्रश्न पूछा गया है, वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की शुरुआत की और लेक पोएट्स की स्थापना की। कालरीज अपनी कविता द राइट्स ऑफ द एंथियंस, मेरिनल और कुबला खान के लिए जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए। इयोन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड अंग्रेजी के प्रभावशाली समालोचक तथा वक्ता थे। ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक, पाश्चात्य समीक्षक में आई रिचर्ड का नाम सबसे आदर से लिया जाता है।
आइए देखिए, ध्यान दीजिए। अब रिचर्ड की कुछ रचना आप अच्छे से देखने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आप नोट डाउन करके रखें और फिर परीक्षा में आए तो आप अच्छे से कर पाएँ। देखिए, आइए रिचर्ड द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, यह रचना सी के ऑकडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर की। कब किए थे? 1922 में। मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में। और यह जो सी के ओक्टेन के साथ मिलकर किए थे, ये भी रचना दोनों इन्हीं के साथ मिलकर किए थे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म, साहित्य आलोचना है, ये साहित्य की इसमें आलोचना की गई है दोस्तों 1924 में। आइए आगे चलते हैं और इनकी और अन्य पुस्तकों को भी आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। साइंस एंड पोएट्री 1925, विज्ञान और कविता है, पूछी जा सकती है। साइंस एंड पोएट्री किस विषय पे लिखा गया है? तो आप बताएंगे विज्ञान और कविता पे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्यवहारिक आलोचना है। कालेरीज ऑफ इमेजिनेशन, कालेरीज की कल्पना शक्ति है। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, शब्दता का दर्शन 1936। ठीक है। सैमुअल टेलर की रचनाएं देख लीजिए। सैमुअल टेलर, बायोग्राफी लिटरेसी या कल्पना सिद्धांत का विवेचन है। इट्स टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड, लिरिकल बैलेट्स, और ये चर्च एंड स्टेट। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कैसे कैसे हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं। इजी प्रश्न नहीं आप कह सकते इन्हें। हृदय की अनुकृति, वाह्य उदार और एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईड़ा के प्रति, और ये श्रद्धा के प्रति। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा ये सब आते हैं। ठीक है। इनके जो भी क्रम है आप इन्हें याद रखें। यहाँ से भी हायर में यूपी हायर में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। उपर्युक्त जो ये पंक्ति है तो ये किसके लिए की कही गई है? तो ये श्रद्धा के लिए कही गई। किसके लिए? श्रद्धा के लिए। ठीक है। इन्हें हृदय की अनुकृति, वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो ये श्रद्धा के प्रति। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं अच्छे से, और इसकी व्याख्या आप नोट डाउन कीजिएगा यहाँ से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित किया गया है। इस पंक्ति में श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्ति है। कामायनी में श्रद्धा खंड काव्य के अनुसार श्रद्धा का संक्षिप्त, अभी आपसे पूछा जाएगा ना कामायनी कैसी रचना है, तो आप बताएंगे खंड काव्य। संक्षिप्त परिचय और पलायनवादी व्यक्ति के लिए आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। कामायनी श्रद्धा सर्ग के अनुसार जीवन की गतिशील बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि काव्यात्मक सौंदर्य कामायनी का श्रद्धा सर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है? आप बताइए। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, संस्मरण, डायरी, रूपिताज। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यह भी कोई देश है महाराज, यात्रा साहित्य की विधा की रचना है। कैसी विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। ठीक, आगे चलिए देखिए। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभव को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। कोई भी कभी भी आपसे पूछ सकता है ना, एक लेखक यात्रा साहित्य क्यों लिखता है, तो आप उनको समझा पाएं। ठीक। इन स्थानों को प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सह संबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्यिक के प्राप्त हो सकती है। इसी के माध्यम से व्यक्ति जान सकता है ना कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, या वो पहले से पढ़ा लिखा रहेगा, फिर वहाँ जाएगा तो उसके बारे में अवलोकन अच्छा कर पाएगा। ठीक, उनके लिए अननोन जगह नहीं होगी। साहित्य में उन्हीं को यात्रा वृत्तांत का दर्जा दिया जा सकता है जिनमें लेखक की अपनी प्रकृति भी प्रतिबिंबित होती है। यात्रा वृत्तांत में लेखक की फकड़ता, घुमक्कड़ी वृत्ति, उल्लास, सौंदर्य बोध और ज्ञानार्जन की उत्कृष्ट अभिलाषा परिलक्षित होनी चाहिए। लेखक के मन पर बाह्य जगत को जो प्रतिक्रिया होती है, जो भावनाएं मन में उठती हैं, उसी को वह कवि गहराइयों के साथ व्यक्त करता है। एक प्रश्न और आप देखें, इसके बारे में आगे व्याख्या होगी। प्रश्न है, सिर्फ आप पढ़ लें या फिर नोट डाउन करें। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी? तो कृष्णदेव उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ध्यान दीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल की देवेंद्र सत्यार्थी। तो आप बताएंगे ये किस लोक साहित्य की यह परिभाषा है? तो यह परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की है।
दोस्तों प्रश्न इतने भी आसान नहीं, यूजीसी नेट के प्रश्न में इससे तो थोड़े आसान ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गहनता के साथ विचार करना होगा, प्रश्नों के नेचर को समझना होगा, फिर उसी के हिसाब से आप एक एक साहित्य की किताबों को, एक एक लेखक को पढ़ने का कार्य करें, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। उपर्युक्त परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की है। उपाध्याय जी के अनुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं, ठीक है। जनता की साहित्य मतलब लोक साहित्य। ध्यान दीजिए, आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, लोक साहित्य की परिभाषित करने वाले अन्य विद्वानों का मत, कुछ विद्वानों का मत देख लीजिए, और हमें मतलब ये है कि आप इसे नोट डाउन भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एग्जाम समय आप रिवीजन कर पाएंगे। लोक साहित्य को परिभाषित करने वाले अन्य विद्वानों का मत, धीरेन्द्र वर्मा जी ने क्या कहे, वास्तविक में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोग समूह अपनी ही मानता है, इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। अब देखिए दूसरी परिभाषा है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के अनुसार, लोक साहित्य जनमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहती है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिनमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हैं, ठीक है। अब देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। यह सर्वसाधारण की संपत्ति है। लोक साहित्य जीवन का वह समुद्र है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। इस साहित्य में लोक जीवन की सच्ची झलक देखने को मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पे एक उदाहरण फिट बैठ रहा है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणुका महिला आंचल, वहाँ पे उस समय की जितनी समस्याएं थी उन्होंने सबको पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए महिला आंचल यूपीएससी के सिलेबस में लगाया हुआ है। दोस्तों यदि आपने अभी तक महिला आंचल नहीं पढ़ा है तो मैं गुजारिश करूंगी आप एक बार गोदान और महिला आंचल अवश्य पढ़ें। यहाँ से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं, ठीक है, कौन है? तो ये भी प्रश्न टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप देख लीजिए कि यदि आप पहले ये पेपर कर लिए होते, टीजीटी का प्रश्न आप अच्छे से कर पाते। इसीलिए कहा जाता है ना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा ना कि ये नंदुलाल वाजपेयी, तो ये किसके हैं? ये आप देखेंगे छायावाद के समीक्षक है। रामचंद्र शुक्ल आदि काल के लिए इनका समीक्षा बहुत जरूरी है। हजारी प्रसाद को पूछा जाए तो आप कबीर के पर्पज से इन्हें अवश्य पढ़ें, क्योंकि इन्होंने कबीर को एक स्थान दिलाया है, ठीक है। चलिए, रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी साहित्य के महान आलोचक रामविलास शर्मा उन गिने चुने विचारकों में से थे जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की थी। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते थे, लेकिन जहाँ भी उचित लगा उन्होंने मार्क्सवाद की लीक छोड़ने में भी कभी गुरेज नहीं किया। वे केवल आर्थिक पक्ष के आधार मानने के मार्क्सवादी सिद्धांत के कभी सहमत नहीं रहे। उन्होंने भारत के संदर्भ, आप देखेंगे ना, भारत के संदर्भ में मजदूरों के अलावा किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया था। वे यह भी नहीं मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए होती है, आनंद के लिए नहीं। महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए रामविलास शर्मा ने जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्या थे? जन्मजात प्रतिभा थी जो है कि महाकवि निराला में, जैसी चीज को स्वीकार कर लिया जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, और फिर मिलेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की कविता की विशेषता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर था, दोनों बातें सही है, ठीक है। आप इसका ये दोनों चीज़ें सही। ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं, एक इसका व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे से नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। देख, इतिवृत्तात्मक का अर्थ क्या है कि वस्तु, ध्यान दीजिए, वस्तु वर्णन का आख्यान ही प्रधानता
आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता, इसी में तो मैथिली शरण गुप्ता है ना। तो देश को कैसे ललकार है, उनकी कविताओं को पढ़िए आप, तब आप जान पाएंगे। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान वृत्तात्मकता को अपनाया। इति वृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्ति कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा था। प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी थी। ठीक है, नारी विषयक भी समस्याओं पे भी तो इस युग में लिखी गई हैं। द्विवेदी युग के लगभग सभी कवियों ने देशभक्ति एवं राष्ट्र भावना की युक्त रचनाएं की, जो स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीति चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का परिणाम था। इनकी कविताओं में अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश, भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाली क्रांतिकारी स्वर थी। 36 नंबर के प्रश्न से दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों अपनी बहन मान के इस वीडियो को अन्य लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं निःशुल्क रूप से समाज की सेवा कर पाऊँ। मैंने यह कसम खाया है, मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं चलाऊँगी, सिर्फ ये हिंदी माँ को के लिए हरदम समर्पित रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।